हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स की यूनिट सेकंड, हार्पर ली टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी उनका कोई भी यूजी कोर्स हो, लेकिन अगर उन्होंने जनरल इलेक्टिव में ये चूज़ किया तो ये सभी के लिए बेनिफिट होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Detailed summary. The story is set in the 1930s in the fictional town of Macomb, Alabama, during the Great Depression. It is narrated by Scout Finch, a young girl reflecting on events from her childhood. Scott lives with her older brother Jem and their widowed father Atticus Finch, a respected lawyer. ये जो स्टोरी का थीम है ये बेसिकली 1930s में सेट है और एक फिक्शनल टाउन है मेकॉम अलबामा सिटी में। और जो स्टोरी है वो अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन टाइम चला था उससे रिलेटेड है। और इस स्टोरी को नरेट किया है स्कॉट फिंच ने, जो कि एक यंग गर्ल है। वो अपने चाइल्डहुड इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है और स्कॉट जो है अपने बड़े भाई जेम और फादर एटिकस फिंच के साथ रहती है, जो कि एक रिस्पेक्टेड लॉयर है। पार्ट 1 जो है इनके चाइल्डहुड एडवेंचर्स के बारे में बताता है कि स्कॉट, जिम और उनकी एक फ्रेंड होते हैं डिल, वो जो है फैसिनेटेड होते हैं उनके रिक्लूसिव नेबर बू राडली के लिए, जो कि कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। वो अलग अलग तरह की गेम जो है ट्राई करते हैं जिससे कि बू को लालच दे सके और वो बाहर आए, और उसके बारे में कुछ अफवाहें फैलाते हैं जो कि टाउन में पहले से ही बेस्ड थी गॉसिप पर। और मतलब उनकी जो प्लेफुल क्यूरियोसिटी थी, पहले वो चाहते थे कि बू राडली को किसी तरीके से बाहर लाया जाए, लेकिन बाद में टाइम के साथ साथ उसकी जो बू राडली की काइंडनेस थी उसके साथ वो मतलब उनका परसेप्शन शिफ्ट हुआ बच्चों का फियर से एम्पैथी की तरफ। क्योंकि जो बू राडली था वो ट्री के हेलो स्पेस में उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह छोड़ देता था, जिससे कि उनको मतलब जो उसका नेचर था वो काइंडनेस वाला था। उन्हें लगा कि ये उनके थ्रू एम्पैथी शो कर रहा है, तो उनका जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हुआ बू राडली के लिए। पार्ट 2 इज़ द ट्रायल ऑफ टॉम रॉबिन्सन। एटिकस फिंच जो है वो टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करते हैं कोर्ट में, जो कि एक ब्लैक मैन होता है जिस पर फॉल्सली रेप का मतलब अक्यूज़ किया जाता है उसको रेप के लिए। और जिसका रेप के लिए अक्यूज़ किया जाता है उसका नाम था मेला इविल, जो कि एक वाइट वीमेन होती है। एटिकस जो है इस केस को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एटिकस को काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ता है रेसिस्ट कम्युनिटी के थ्रू। स्कॉट जेम जो है उसको उनके साथ मतलब वो भी देखते हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो एटिकस को एक तरीके से उसका विद्रोह करती है, क्योंकि वो टॉम रॉबिन्सन को सपोर्ट कर रहा था जो कि एक ब्लैक मैन था। ट्रायल के दौरान ये क्लियर हो जाता है कि मेला और उसके फादर, जिसका नाम था बॉब एवेल, दोनों ही झूठ बोल रहे थे। और एटिकस ने एविडेंसेस प्रोवाइड किए कि टॉम जो रॉबिन्सन है वो ये क्राइम कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो लेफ़्ट आर्म थी वो यूज़लेस थी किसी इंजरी के दौरान। तो मतलब ये सब बताया गया कि मैला जो थी, मैला इविल, उसने ये स्टोरी फैब्रिकेट की थी जिससे कि वो अपने मतलब अपना शेम को बचा सके, मतलब किसी भी तरह का उस पर कोई अक्यूज़ ना लगे। और टॉम को उसने एक तरीके से झूठे आरोप में फंसाया। और उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो रेसिस्ट थी, और जो रेसिज्म था वो काफ़ी डीप रूटेड था। जबकि सारे एविडेंस प्रोवाइड किए जाने के बाद भी जो वाइट जूरी होती है वो टॉम को कन्विक्ट कर देती है एज अ क्रिमिनल और उसको जेल भेज दिया जाता है। Aftermath of the trial, Tom attempts to escape from prison and is killed, devastating Atticus and his children. जो टॉम रॉबिन्सन थे वो प्रिजन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये बात जो है एटिकस, स्कॉट और जेम के लिए काफ़ी ज़्यादा डिवास्टिंग होती है, क्योंकि टॉम जो था वो बिल्कुल इनोसेंट था।
और इसी बीच जो बॉब इविल था, जिसकी ट्रायल में बेइज्जती हो चुकी थी, वो रिवेंज लेने की कोशिश करता है और प्लान बनाता है जिससे कि वो एटिकस और उसके बच्चों को हैरेस करना शुरू कर देता है। एक रात जब स्कॉट और जैम स्कूल फंक्शन से घर लौट रहे होते हैं, तब बॉब एविल जो था उन पर अटैक करता है। इस मोमेंट पर जो बू राडली था वो अपने घर से बाहर आता है और दोनों बच्चों को बचा लेता है। फाइट के दौरान जो बॉब एविल था वो मारा जाता है और जैम इंजर्ड हो जाता है। बू राडली जैम को सेफली घर ले जाता है। शेरिफ ये डिसाइड करते हैं कि बॉब की डेथ को एक्सीडेंट डिक्लेयर किया जाए ताकि बू को लीगल ट्रबल ना हो। इसी पॉइंट पर स्कॉट फाइनली बू राडली से मिलती है और समझ जाती है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक काइंड और जेंटल इंसान है। Themes and closing. The novel explores theme of racism, justice, morality, empathy, and the loss of innocence. Scott learned to see the world through others' perspective, a lesson taught by Atticus. ये जो नोवेल है इसकी इम्पॉर्टेंट थीम, ये कुछ इम्पॉर्टेंट थीम को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि रेसिज्म, जिसमें ब्लैक लोगों के साथ इनजस्टिस किया जाता है, जस्टिस एंड मोरालिटी, क्या सही है और क्या गलत है, एम्पैथी, दूसरों की सिचुएशन को समझना, एंड लॉस ऑफ इनोसेंस। स्कॉट अपने फादर एटिकस फिंच से सीखती है कि दुनिया को दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। टाइटल का सिंबलिज्म है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसमें जो एटिकस है वो अपने बच्चों को बताता है कि मॉकिंग बर्ड को मारना पाप होता है क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये मॉकिंग बर्ड जो है टॉम रॉबिन्सन और बू राडली जैसे लोगों को सिंबलाइज करता है, जो इनोसेंट होते हैं लेकिन फिर भी सोसाइटी उन्हें हर्ट करती है। Write a short note on the theme of racial injustice in the novel To Kill a Mockingbird. इसमें हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें कि हमें ये बताना है कि किस तरीके से जो नोवेल है उसमें रेशियल इनजस्टिस होता है। द थीम ऑफ रेशियल इनजस्टिस इन टू किल अ मॉकिंगबर्ड. रेशियल इनजस्टिस इज द सेंट्रल थीम इन हार्पर लीज To Kill a Mockingbird, set in the racially segregated South during the 1930s. The novel exposes the deep-rooted prejudice and systematic racism that pervades society. जो ये नोवेल है इसमें रेशियल इनजस्टिस जो है वो एक सेंट्रल थीम है। नोवेल 1930s के अमेरिका के साउथ में सेट है जहाँ सोसाइटी रेशियली सेग्रीगेटेड थी, यानी कि रेशियली बटी हुई थी। वाइट्स और ब्लैक्स जो थे उनमें एक तरीके से मतलब भेदभाव किया जाता था। ब्लैक्स को लो रैंक समझा जाता था, मतलब नीच जाति का समझा जाता था, वहीं जो वाइट्स थे वो सुपीरियर माने जाते थे। हार्पर ली जो है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से रेसिज्म जो था सोसाइटी के हर लेवल पर था, जैसे कि कोर्ट, लॉ और डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डीपली रूटेड था सोसाइटी में। The trial of Tom Robinson, a black man falsely accused of raping a white woman, Mayla Evil, illustrate the unfairness of legal system. Despite clear evidence of his innocence, the all-white jury convict Tom solely because of his race. This demonstrates how racism overrides justice and truth in Maycomb. इस थीम का सबसे जो स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है वो टॉम रॉबिन्सन का ट्रायल है, जिसमें कि टॉम, जो कि पहले बताया था कि वो ब्लैक मैन होते हैं, उन पर एक फॉल्स केस लगाया जाता है रेप का, जिसकी वजह से वो मतलब उनको जेल जाना पड़ता है और उनकी जो इनोसेंस है वो प्रूव भी की जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ब्लैक मैन थे इसलिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। Atticus Finch, who defends Tom, stands as a moral compass, teaching his children Scott and Jem about fairness and empathy through their eyes. Readers witness the destructive impact of racial biases not just on Tom and his family but also on the broader community. एटिकस फिंच जो टॉम का केस लड़ते हैं वो नोवेल के एक मोरल वॉइस है, जैसे कि वो अपने बच्चों को यानी कि स्कॉट और जैम को फेयरनेस, इक्वलिटी और एम्पैथी का लेसन देते हैं। उनकी नज़र से रीडर्स समझते हैं कि रेशियल बेसिस सिर्फ विक्टिम को ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को ही मोरली वीक बना देता है। The theme highlight how racial prejudice lead to false accusation, violence and inequality, reflecting the societal attitudes of the time by showing the humanity of Tom Robinson and the integrity of Atticus Finch. Harper Lee challenges reader
to confront and question their own bases, making the novel a powerful critic of racism and injustice. ये थीम ये भी बताती है कि रेशियल प्रेजुडिस की वजह से फॉल्स एक्यूजेशन और वायलेंस इनइक्वालिटी बढ़ती है। टॉम रॉबिन्सन जैसे इनोसेंट लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, जबकि जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो बच जाते हैं। ओवरऑल हार्पर ली जो है इस नोवेल के थ्रू रीडर्स को अपने बायसेस क्वेश्चन करने को और ह्यूमैनिटी, इनजस्टिस और इक्वालिटी की साइड, अपने आप को ह्यूमैनिटी, जस्टिस और इक्वालिटी की साइड रखते हैं और ये सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि इसी वजह से टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है रेसिज्म और इनजस्टिस पर एक पावरफुल सोशल क्रिटिक है। Write an essay on the symbolism or in the title of the novel. The symbolism in the title To Kill a Mockingbird. Harper Lee's To Kill a Mockingbird is a novel-rich symbolism, with its title serving as one of the most profound and enduring symbol. हार्पर ली का जो नोवेल है टू किल अ मॉकिंग ये सिम्बलिज्म से भरा हुआ है और इसका टाइटल खुद एक पावरफुल सिंबल है, जिसमें कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड का आइडिया एटिकस फिंच अपने बच्चों स्कॉट और जैम को समझाते हैं जब वो ये कहते हैं कि इट्स अ सिन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये लाइन पूरे नोवेल में रिपीट होती हुई है कि रिपीट होते हुए एक मोरल लेसन बन जाती है कि मतलब मॉकिंग बर्ड जो है वो किसी को भी हार्म नहीं करते, तो इसलिए उनको मारना पाप है। द मॉकिंग बर्ड एज अ सिम्बल ऑफ इनोसेंस। मॉकिंग बर्ड को नोवेल में एज अ सिम्बल ऑफ इनोसेंस रिप्रेजेंट किया गया है। मॉकिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड होता है जो किसी को हार्म नहीं करता, वो सिर्फ गाता है और दुनिया को खुशी देता है, इसलिए मॉकिंग बर्ड इनोसेंस, गुडनेस और हार्मलेस का सिंबल बन जाता है। नोवेल में कुछ कैरेक्टर मॉकिंग बर्ड जैसे हैं, जैसे कि टॉम रॉबिन्सन और बू राडले। इन दोनों को ही सोसाइटी की क्रूरलिटी और प्रीजस्टिस हर्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉकिंग बर्ड को मारना अनफेयर और इमोरल होता है। टॉम रॉबिन्सन, अ मॉकिंग बर्ड डिस्ट्रॉयड बाय रेसिज्म। इस पार्ट में हार्पर ली जो है टॉम रॉबिन्सन को एक मॉकिंग बर्ड के सिंबल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। टॉम जो है वो एक इनोसेंट, काइंड और हार्मलेस इंसान है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी उस पर मेला इविल का रेप का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो और इसके साथ साथ जैसे कि पहले बताया था, कोर्ट में भी क्लियर एविडेंस होने के बावजूद भी मेकॉम के रेसिस सिस्टम ने टॉम को सिर्फ इसलिए गिल्टी मान लिया क्योंकि वो ब्लैक था, और उसकी कन्विक्शन और बाद में बाद में जब डेथ हो जाती है तो वो ये दिखाती है कि किस तरीके से रेसिज्म जो है वो एक अच्छे और निर्दोष इंसान को बिना वजह डिस्ट्रॉय कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मॉकिंग बर्ड को मारना मीनिंगलेस और सिंफुल होता है। बू राडली, अ मिसअंडरस्टूड मॉकिंग बर्ड। ये एक और सिंबॉलिक मॉकिंग बर्ड है, बू राडली। शुरू में जो स्कॉट और जैम और डिल होते हैं वो उसे एक डेंजरस और स्कैरी फिगर के रूप में समझते हैं, लेकिन क्योंकि सोसाइटी ने उसके बारे में काफ़ी ह्यूमर्स फैला रखे होते हैं, लेकिन जो स्टोरी के एंड तक ही क्लियर हो जाता है कि बू राडली जो है वो असल में काइंड, जेंटल और प्रोटेक्टिव है। वो स्कॉट और जैम को बॉब ईविल के अटैक से भी बचाता है, और सोसाइटी का उसके बारे में जज करना और गॉसिप करना भी एक तरीके से हार्म ही माना गया है, क्योंकि वो एक काइंड इंसान है, जबकि वो और जो सोसाइटी के लोग हैं वो उसके बारे में गॉसिप करते रहते हैं, जो कि एक इनोसेंट इंसान को सफ़र कराता है। एंड में स्कॉट समझ जाती है कि जो बू राडली है वो पब्लिक अटेंशन से बू राडली को पब्लिक अटेंशन से प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसकी इनोसेंस को एक्सपोज करना भी एक मॉकिंग बर्ड को मारने के जैसा है। द मोरल लेसन ऑफ द टाइटल। जो टाइटल है इस चैप्टर का, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये इस टाइटल सिर्फ कुछ करेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर और सोशल वैल्यूज़ पर एक डीप कमेंट है। एटिकस फिंच अपने बच्चों को लेसन देता है कि इनोसेंस को पहचानना और उसकी प्रोटेक्शन करना ही ट्रू मॉरलिटी है, और वही पूरे नोवेल का एक मोरल बेस बन जाता है।
मॉकिंग बर्ड जो है वो एक मेटाफोरिकल रिमाइंडर है जो हमें बताता है कि हमें हमेशा एम्पैथी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्ट करना चाहिए। सोसाइटी के प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के जो भी नॉर्म्स हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है, क्योंकि ये इनोसेंट लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। कंक्लूजन, नोवेल का जो टाइटल है टू किल अ मॉकिंग बर्ड इस बात को एनकैप्सुलेट करता है कि जो लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते उन्हें हर्ट करना मोरली रॉन्ग है। हार्पर ली मॉकिंग बर्ड के सिंबल के थ्रू रेसिज्म, इनजस्टिस और सोशल क्रूरलिटी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं। एंड में नोवेल रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर सोचें और अपने बाइसेस को क्वेश्चन करें और एम्पैथी के थ्रू प्रीजडिस को ओवरकम करें। इस तरीके से टाइटल नोवेल के सेंट्रल मैसेज को ब्यूटीफुली सम अप करता है और इनोसेंस को प्रोटेक्ट करने की सलाह देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।